हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का वीडियो भाग नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। विषय है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन in 1850, European governments were driven by a spirit of conservatism. 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property, and the family should be preserved. रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolution. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. तो इसमें फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस जाना नहीं चाहते थे। नेपोलियन that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. तो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्हें यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, कि जो आधुनिकीकरण है राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है। वह राज्य की ताकत है, ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है। ए मॉडर्न आर्मी एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड serfdom could strengthen the autocratic monarchy of Europe. यानी कि एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इन 1815 representatives of European power, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. तो जैसा कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्हें मिलकर नेपोलियन को हरा था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। दी कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। तो इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने की। द डेलीगेट ड्रीव अप द ट्रीटी ऑफ वियना of 1815 with the object of
undoing most of the changes that had come it in Europe during the Napoleonic War। तो इसके बाद इसमें जो प्रतिनिधि थे 1815 की वीना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपाली युद्धों के दौरान हुए थे। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon। तो उसके बाद जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने इन इलाकों को खो दिया था जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो उसके बाद क्या किया कि फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार न हो सके। Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in south। तो अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया जिसे बेल्जियम शामिल था और दक्षिण पिडमांट में जिनेवा जोड़ दिया गया। पर्शिया was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy। तो पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। यानी कि जो नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा, बिल्कुल अनटच रखा। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, व्हाइल पर्शिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। उसके बाद पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि पर्सा को सैक्सोनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। तो इन सब का उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य था। कंजर्वेटिव रेजिम सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेट। तो जो कंजर्वेटिव थे, एक मिनट, इसके बाद 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, यानी जो कंजर्वेटिव जो व्यवस्था थी वो निरंकुश थी। दे डिड नॉट टॉलरेट criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government। यानी
वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays, and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom। तो ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals। One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservatives order was freedom of the press। यानी कि लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी।